यहाँ पे जो सोर्स ऑफ रेजिंग कैपिटल होता है, दो तरीके के सोर्स होते हैं जो कि हम कैपिटल रेज करते हैं। पहला सोर्स जो हमारा कैपिटल रेज करने का होता है उसको हम लॉन्ग टर्म सोर्स कहते हैं, और दूसरा सोर्स जो होगा वो शॉर्ट टर्म होगा। तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया, ऐसा जो हम पैसा रेज कर रहे हैं मार्केट से, जो पैसा हम रेज कर रहे हैं वो लंबे समय के लिए कर रहे हैं। लंबे समय का मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए जो हम रेज करते हैं उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। 1 साल से ज़्यादा कुछ भी, मतलब 4 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी पैसा आप रेज कर रहे हैं वो आपका लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल में आएगा। ठीक है। और शॉर्ट टर्म में क्या आएगा, जो आपने पैसा रेज किया है केवल 1 ईयर के लिए, वो आपका शॉर्ट टर्म आएगा। तो अगर 1 ईयर के अंदर कोई भी चीज़ें हैं तो आपका शॉर्ट टर्म में जाएगा, और 1 ईयर से ज़्यादा अगर कोई चीज़ जा रही है तो वो आएगा लॉन्ग टर्म में। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या अंतर है, तो आप ये बता सकते हैं कि लॉन्ग टर्म जो सोर्स ऑफ कैपिटल होता है वो हमारा लंबे समय के लिए होता है, जो कि 1 साल से ज़्यादा होता है। 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स ऐसे हो सकता है। और शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में जो हमारा सोर्स होता है वो 1 साल से कम होता है। 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 10 दिन, अगर ऐसा कोई पॉइंट है तो वो हमारा शॉर्ट टर्म है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे सिलेबस में है जो कि हमको लॉन्ग टर्म में कवर करनी है और शॉर्ट टर्म में कवर करनी है। तो लॉन्ग टर्म में जो हमारा आता है, पहला है शेयर, ठीक है, और दूसरा है डिबेंचर। तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बुक में भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो शेयर और डिबेंचर है। ठीक है। और शेयर और डिबेंचर में शेयर के दो टाइप्स होते हैं। तो शेयर के दो टाइप्स होंगे, एक आएगा आपका इक्विटी, एक आएगा आपका प्रेफरेंस। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इक्विटी शेयर और यहाँ पे लिख लेंगे प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी और प्रेफरेंस। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म का फ्लो चार्ट। और शॉर्ट टर्म में क्या आता है, शॉर्ट टर्म में हम लोग लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक को ही केवल लेते हैं। मतलब जो हम लोग कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं केवल उसको अपने सिलेबस में लिया गया है। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, तो जो लोन हमको मिलता है कमर्शियल बैंक से उसको लेते हैं। तो कौन कौन से लोन लिए गए हैं शॉर्ट टर्म में, क्योंकि कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म लोन भी देता है, ठीक है, लेकिन हमें केवल शॉर्ट टर्म उसके कवर करने हैं। तो शॉर्ट टर्म में देखिए हमारे पास टोटल मिला के चार, हाँ, 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट में क्या है, पहला कैश क्रेडिट है, दूसरा हमारा जो है वो है ओवरड्राफ्ट, और तीसरा जो हमारा है वो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट से आपको पढ़ना है। तो ये फ्लो चार्ट आपका पूरा चैप्टर का फ्लो चार्ट है कि क्या क्या चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। सोर्स ऑफ कैपिटल में दो चीज़ें आएंगी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये आ गया। और इसमें आपका एक शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया लॉन्ग टर्म में। और शेयर हमारा दो टाइप का होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। डिबेंचर हमारा केवल डिबेंचर ही हमको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब फिर आते हैं जब हम लोग शॉर्ट टर्म फंड में, तो शॉर्ट टर्म में देखिए लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, मतलब जो कमर्शियल बैंक हमको लोन देता है खाली वही लेंगे। बुक में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है लेकिन आपको वो नहीं पढ़ना है। सिलेबस में आपको केवल लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक को ही शॉर्ट टर्म लोन माना गया है। ठीक है। तो आपको उतना ही पढ़ना है। और शॉर्ट टर्म लोन में आपके पास 3 पॉइंट हैं, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब शेयर के बारे में। शेयर में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि शेयर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं शेयर क्या होता है। ठीक है। तो शेयर से स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्लो चार्ट के बाद अब हम लोग शेयर पहले समझेंगे शेयर क्या होता है।
तो शेयर बेसिकली कंपनी का एक पार्ट होता है। मतलब कंपनी को अगर मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ रेस करना है और कंपनी मार्केट में जा रही है, ठीक है, तो कंपनी 1 लाख रुपीज़ कैसे देगी, उसके बदले में उसको कुछ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना, उसी को शेयर कहते हैं। तो उस सर्टिफिकेट का एक दाम होता है, ठीक है। अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है, लेकिन पहले के टाइम में जो शेयर का कॉन्सेप्ट आया था वो ऐसे ही आया था कि एक सर्टिफिकेट कंपनी देती थी और एक सर्टिफिकेट का दाम था 10 रुपये। 10 रुपये है। अब हमको मान लीजिए 100 रुपीज़ कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो हमने क्या किया, 10 सर्टिफिकेट ले लिया, जो सर्टिफिकेट था वो हमने 10 पीस बाय कर लिया। यही हमारा शेयर होता है, ये दिखाता है कि हमने पैसे कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है ना। तो शेयर एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी हमें इशू करती है। तो उससे होता क्या फ़ायदा कि हमको कंपनी का एक पार्ट मिल जाता है। तो इसीलिए हम लोग जब डेफिनेशन में देखेंगे तो लिखा रहता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंपनीज कैपिटल। कंपनी के कैपिटल का एक पार्ट होता है। तो इस तरीके से कंपनी के कैपिटल का पार्ट बनता है। कंपनी पैसा मंगाती है तो हम उसके बदले में कंपनी को पैसा जब देते हैं तो कंपनी उसके बदले में शेयर का कुछ दाम फिक्स करती है। 10 रुपये हो सकता है, 100 रुपीज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 100 रुपीज़ फिक्स की और हमको 100 रुपीज़ ही लगाना है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, हम एक शेयर खरीद पाएंगे कंपनी का, ठीक है। और अगर हमको 50 रुपीज़ लगाना तो एक भी नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। तो अब जो भी शेयर का प्राइस रहेगा उस हिसाब से हम कंपनी से शेयर खरीद सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, शेयर वो होता है जो कि हम पेमेंट करने के बाद हमें कंपनी में उतने परसेंट की हिस्सेदारी मिल जाती है, ठीक है। उतने परसेंट का शेयर हमको मिल जाता है ताकि कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी, अब जैसे मान लीजिए कंपनी का 1 लाख शेयर है और हमने 10,000 रुपीज़ का शेयर खरीद लिया, तो 10,000 क्या है, कंपनी का 10% है। तो हमको अब प्रॉफिट में से 10% का हिस्सा मिलेगा। अगर कंपनी कमाती है 3 लाख रुपीज़, तो 3 लाख का 10% हो गया 30,000 रुपीज़। तो कंपनी को 30,000 रुपीज़ हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही शेयर होता है। शेयर खरीदने से आप कंपनी के हिस्सेदारी में आप भी एक पार्टनर बन जाते हैं, ठीक है। आप भी कंपनी के मालिक बन जाते हैं, एक मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। और जिसके बदले में आपको जितना परसेंट आपने शेयर खरीदा है उतने परसेंट के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। इसी को शेयर कहते हैं। तो शेयर जब भी पूछेगा एग्जाम में तो आप पहले शेयर को समझाएंगे। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर को समझाना शुरू कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर शेयर का पार्ट है, ठीक है ना। और शेयर एक बड़ा चीज़ है, शेयर के अंदर आते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो शेयर जब भी होगा तो आप शेयर का डेफिनेशन लिखेंगे। ये कैपिटल का पार्ट होता है, इसमें जो भी इन्वेस्ट करता है वो कंपनी का ओनर बन जाता है, ठीक है। जितना परसेंट शेयर वो खरीदता है उतना परसेंट उसको प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो बियर करना पड़ता है। दोनों ही चीज़ है, यहाँ पे प्रॉफिट भी बियर करना पड़ता है और लॉस भी बियर करना पड़ता है। अब ये नहीं कर सकते खाली प्रॉफिट बियर करेंगे, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड दोनों यूज़ करना पड़ेगा। ये हो गया कंडीशन शेयर का। लोग सेकंड इसके पार्ट में अब आते हैं। अब आते हैं इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा काम क्या है कि इक्विटी प्रेफरेंस साथ साथ समझिए, तो आपको दोनों में समझ में आएगा क्या डिफरेंस है और ऑटोमेटिक आपका एक मीनिंग बन के निकल जाएगा। तो देखिए, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों ही शेयर होते हैं। तो दोनों में फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है अगर आप इक्विटी शेयर में पैसा लगाते हैं तो आपका जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता। डिविडेंड इज नॉट फिक्स, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग होता है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग तो समझ ही रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फिक्स होता है, बढ़ सकता है लेकिन घटेगा नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने प्रेफरेंस शेयर कंपनी का ख़रीद लिया तो आपका तो जो शेयर है, अगर आपने 8% प्रेफरेंस शेयर खरीदा है तो 8% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जितना पैसा आपने लगाया है। और साथ ही साथ अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो 8% से ज़्यादा आपको मिल जाएगा। ये होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। लेकिन इक्विटी में क्या है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, मिलने को बहुत सारा पैसा मिलेगा, 20% 30% मिल जाएगा, और नहीं मिलने को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर लॉस हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, और आप कंपनी को फोर्स भी नहीं कर सकते कि हमको पैसा दो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि इक्विटी शेयर में क्या होता है कि यहाँ पे लॉसेस के चांस भी होते हैं। लॉसेस का मतलब कि आपको नहीं मिलेगा पैसा, लॉस का ये मतलब नहीं कि आपसे पैसा ले लेंगे,
ठीक है। यहाँ पे लॉस का मतलब हुआ कि आपका लॉस का चांस होता है, हो सकता है आपको पैसे ना मिले, ठीक है, अगर फायदा नहीं होगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि यहाँ पे पैसा आपको फिक्स मिलना ही मिलना है। तो सवाल ये उठता है, लोग इक्विटी शेयर क्यों खरीदते हैं? इक्विटी शेयर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि यहाँ पे हायर प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको फ्यूचर में हायर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। यही सोच के लोग लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर में इतना हायर प्रॉफिट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि पहले ही कंपनी फिक्स देती है, तो थोड़ा मोड़ा बढ़ा के अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ तो थोड़ा मोड़ा बढ़ा के आपको दे देगी, ठीक है, नहीं तो नहीं देगी। पहला तो ये हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल। दूसरा आता है हमारा प्रेफरेंशियल राइट्स। तो प्रेफरेंशियल राइट्स जो होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास होता है। तो क्या होता है प्रेफरेंशियल राइट्स? प्रेफरेंशियल राइट्स का मतलब होता है कि पैसा मिलने का प्रेफरेंस। जैसे दो लोग पैसा लेने आए हैं, हमने पहले एक आदमी को दे दिया, फिर दूसरे आदमी को दिया। तो जो हम पहले आदमी को दिया हमने उसको प्रेफरेंस दिया, ठीक है ना। प्रेफरेंस मतलब पहले हमने उसको प्रेफर किया कि पहले उसको पैसा देना चाहिए, तो इसी को प्रेफरेंशियल राइट कहते हैं। तो ऐसे कंपनी भी करती है। कंपनी क्या करती है, पहले जो प्रॉफिट आता है पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को परसेंटेज के रूप में बांट देती है। जितना परसेंट उसका शेयर है, जैसे 8% शेयर है, 9% शेयर है, तो वो उसको, अब जैसे 1 लाख है, 1 लाख का 9% हो गया 9,000 रुपीज़। तो कंपनी क्या करेगी, 9,000 रुपीज़ पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बांट देगी। अब उसके बाद अगर प्रॉफिट के कैलकुलेशन में कुछ पैसा बच रहा है तो फिर इक्विटी को मिलेगा। इक्विटी को बांटने के बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है तब जाके हम प्रेफरेंस वालों को देते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये क्या है कि यहाँ प्रेफरेंस वालों को 2 बार पेमेंट मिलता है। पहला तो इक्विटी के पहले, और उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बच गया तो भी प्रेफरेंस वालों को दे दिया जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंशियल राइट्स। इनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं पैसा पाने के, ठीक है। और यहाँ पे प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर हैव डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट्स। तो 2 पॉइंट काफ़ी हैं। अगर 2 पॉइंट आप समझा देते हो कि ये 2 मार्क्स में ही आएगा। और जो इसका डिफरेंस है इसमें हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो इसमें 2 मार्क्स में आप समझा सकते हो, या फिर ऐसा करते हैं डिफरेंस कवर कर ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो है ही, तो डिफरेंस भी कवर कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट आपके हो गए, ठीक है। 3 पॉइंट और पढ़ लेते हैं ताकि पूरा पूरा आपका ये पूरा पॉइंट ही ख़त्म हो जाए। देखते हैं क्या क्या है फिर। और देखिए, अब आता है उसके बाद नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू होता है कि मतलब जो उसकी प्राइस होती है, जब हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो क्या होती है, तो इक्विटी शेयर सस्ते में मिल जाता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर की प्राइस जो होती है वो हाई होती है, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू समझ गए कि अगर आप मार्केट में ख़रीदने जा रहे हो शेयर्स को तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको नॉमिनल वैल्यू इक्विटी का लो होता है और प्रेफरेंस का जनरली हाई होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, डिविडेंड की बात हो ही गई है। अब आते हैं रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड भी हो ही गया है, ठीक है। अब आते हैं रिस्क। रिस्क किस में ज़्यादा है? तो रिस्क आपको देख के समझ में आ रहा है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसमें रिस्क लो है, ठीक है। कैसे रिस्क ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको हो सकता है हर साल प्रॉफिट ना मिले, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको हर साल प्रॉफिट मिलता है प्रेफरेंस में। तो इसी वजह से इसमें रिस्क ज़्यादा माना गया है। किसमें? इक्विटी शेयर में। इक्विटी शेयर वालों के ऊपर ज़्यादा रिस्क होता है कि इनको पैसा रिटर्न अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है रिस्क के बाद? अब है रिटर्न, रिफंड ऑफ कैपिटल। तो रिफंड ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ, जो पैसा आपने लगाया है आपको पैसा कब वापस मिलता है। तो रिफंड ऑफ कैपिटल तो सबसे पहले मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को, ठीक है। ये बिफोर इक्विटी शेयर लिखेंगे यहाँ पे। बिफोर इक्विटी शेयर का मतलब पहले इनको कैपिटल वापस किया जाता है जब कंपनी बंद होने लगती है। दोनों को तभी पैसा वापस करते हैं जब कंपनी बंद होती है, ठीक है ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो पैसा देते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, तो जब कंपनी बंद होती है तभी इनके पैसे वापस किए जाते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि
प्रेफरेंस वाले को पहले देते हैं, उसके बाद देते हैं इक्विटी वाले को। ठीक है, प्रेफरेंस वालों को दो जगह प्रेफरेंस मिलती है। पहला तो प्रेफरेंस वहाँ मिल गया, और दूसरा प्रेफरेंस पहला प्रेफरेंस प्रॉफिट में मिल गया जब डिविडेंड बांटते समय हो गया, और दूसरा प्रेफरेंस इनको फिर से मिल जाता है जब कैपिटल वापस करना होता है। तो पहले इनका कैपिटल वापस करते हैं, और अगर उसका कैपिटल बचा आखिरी में तब तो उसको वापस करेंगे, नहीं बचा तो नहीं वापस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उनको कंपनी का मालिक माना जाता है, तो इसके लिए इस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है कि आप मालिक हो, अगर पैसा बचेगा तभी आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आपके 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए। इस एग्जाम में पूछेगा तो डिफरेंस पूछेगा शेयर और डिबेंचर को लेके। ठीक है, तो शेयर और डिबेंचर को लेके आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इक्विटी शेयर स्पेसिफिक आपसे वर्ड नहीं यूज़ करेगा, कर भी सकता है लेकिन आपको पूरा शेयर एज अ होल बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं शेयर और डिबेंचर में क्या फ़र्क है। शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, तो इससे आपका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। शेयर और डिबेंचर, तो पहला आते हैं नेचर। नेचर का मतलब कि ये जो लोग खरीदते हैं वो क्या होते हैं, तो ये किसका पार्ट होता है। ठीक है, तो जो शेयर होता है वो पार्ट होता है ओनर्स फंड का। ओन्ड फंड मतलब कंपनी के जो मालिक हैं उनका फंड हो गया। और जो डिबेंचर होता है वो पार्ट होता है बोरोड फंड का। ये लोग कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको पैसा वापस करना ही करना है, बोरोड फंड। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। अगर आपने शेयर खरीद लिया तो अगर कंपनी बाद में परफॉर्म नहीं की, कंपनी बंद हो गई, तो आपके पैसे डूब जाते हैं, आपको पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन बोरोड फंड में क्या है, डिबेंचर खरीदने में फ़ायदा होता है। अगर कंपनी बंद भी हो जाएगी तो कंपनी का एसेट्स बेच के सबसे पहले आपको पैसा दिया जाएगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर से ही पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। सबसे पहला नंबर आता है डिबेंचर का, फिर आएगा प्रेफरेंस शेयर का, फिर आएगा इक्विटी शेयर का। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर रैंकिंग देखा है तो डिबेंचर सबसे हाई रैंकिंग पे होता है बोरोड फंड में, क्योंकि उसको बोरोड फंड बोला ही जाता है। लेकिन इक्विटी प्रेफरेंस दोनों ओनर्स फंड में आते हैं, तो इनको बाद में पैसा दिया जाता है। सबसे पहला पैसा जो देते हैं हम बोरोड फंड को देते हैं। उसके बाद अब स्टेटस है कि दोनों जो क्या कहलाते हैं, तो ये जो होते हैं ये कहलाते हैं ओनर, कि भाई ये कंपनी के ओनर्स हैं। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जिसके पास होता है वो कंपनी का शेयर होल्डर हो जाता है, वो कंपनी का ओनर हो जाता है। उसके बाद राइट टू वोट होता है, उसके पास वो वोटिंग राइट्स होती हैं, तो वो डिसीजन कंपनी में ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनरशिप मिल जाती है आपको। लेकिन डिबेंचर जो जो खरीदता है उसके बाद ओनरशिप नहीं मिलती, वो कंपनी का क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अब कंपनी उसको केवल पैसे इंटरेस्ट से मतलब रखेगी। ठीक है, उससे कोई सजेशन कंपनी नहीं लेगी कि कैसे काम करना है कैसे काम नहीं करना है, ये सब सजेशन कंपनी उससे नहीं लेगी। खाली कंपनी को एक मतलब रहेगा कि हमारा इनको कितना डिबेंचर दे दें कि ये अपना शांति से अपना काम करते रहें। जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी डिबेंचर होल्डर से भी ले सकते हैं, शेयर होल्डर से भी ले सकते हैं, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे जैसे प्रेफरेंस में हमने आपको बताया था कि प्रेफरेंस में अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो बाद में बढ़ जाता है, तो इसमें ऐसा कोई चांस नहीं है। इसमें बढ़ने का कोई चांस नहीं है और न तो घटने का कोई चांस है। आपको 7% बोल दिया गया तो 7% आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जिनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, जिनको कंपनी के उसमें नहीं पड़ना, वो क्या करते हैं डिबेंचर में पैसा लगा देते हैं। और डिबेंचर में उनके पैसे जो होते हैं वो एकदम सिक्योर होते हैं, और उनको टाइमली उसका रिटर्न मिलता रहता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वोटिंग राइट्स। तो वोटिंग राइट्स में शेयर में क्या होता है, यहाँ फुल वोटिंग राइट्स होता है, मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा शेयर होल्डर से पूछा जाता है। और यहाँ पे नो वोटिंग राइट्स, यहाँ पे आपको से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपको केवल इंटरेस्ट से मतलब है। आपको समय समय पे आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको बिजनेस से कोई भी ना डिसीजन पूछा जाएगा, न तो आपसे आपको बुला के कोई डिसीजन लेने के लिए कहा जाएगा। खाली टाइम टाइम पे आपके पैसे जो होते हैं वो आपको दे दिए जाएंगे।
उसके बाद आते हैं सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब होता है कि कितना सेफ है कोई भी चीज़। ठीक है, तो जो आपका ये शेयर होता है उसके संग क्या है, नो चार्ज ऑन एसेट्स। चार्ज का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर पैसा नहीं मिला तो एसेट्स नहीं बेचा जाएगा। शेयर में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन डिबेंचर में होता है। अगर कंपनी डिबेंचर का पेमेंट नहीं कर पाई, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाई, तो इंटरेस्ट का पेमेंट कंपनी का एसेट्स बेच के भी किया जा सकता है। कंपनी के पास गाड़ी है, गाड़ी बेच के इंटरेस्ट पे किया जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिटर है। इनको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, चाहे इंटरेस्ट के मामले में कहा जाए, चाहे कैपिटल रिटर्न करने के मामले में कहा जाए। इनको एक पर्टिकुलर समय के बाद कैपिटल भी कंपनी को रिटर्न करना पड़ता है। अच्छा, आपने शेयर खरीद लिया तो शेयर अब कंपनी कब पैसा वापस करेगी? जब कंपनी बंद होगी। हाँ, अगर आपको शेयर का पैसा निकालना है तो आप सेकेंडरी मार्केट में जाके शेयर बेच दीजिए, पैसा निकाल लीजिए। लेकिन कंपनी पैसा तभी वापस करती है जब कंपनी बंद होती है। लेकिन डिबेंचर होल्डर में ऐसा नहीं है। डिबेंचर जो इशू होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसके लिए इशू होगा। उसके बाद कंपनी आपको इंटरेस्ट तो हर महीने, हर साल, हर महीने जैसा आपका एग्रीमेंट हुआ है, पैसा तो आपको कंपनी इंटरेस्ट देगी ही। साथ ही साथ कंपनी आपको जो भी आपका कैपिटल रिफंड हो रहा है, कैपिटल रिफंड भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दे देगी। वो कंपनी पहले ही फिक्स कर देती है। अगर कंपनी 5 साल का समय बोला है तो 5 साल में उस डेट को कंपनी दे देगी। नहीं दे पाएगी तो अपने एसेट्स को बेच के देगी। तो इसीलिए बोलते हैं नो चार्ज ऑन एसेट्स, और यहाँ पे बोलते हैं चार्ज ऑन एसेट्स। चार्ज ऑन एसेट्स का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई पेमेंट नहीं हुआ तो कंपनी को अपने जेब से भरना पड़ेगा, मतलब आप कंपनी के एसेट्स को बेचना पड़ेगा, तब जाके वहाँ से पेमेंट आएगा तो उसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं रिस्क। रिस्क यहाँ पे हाई होता है और यहाँ पे लो होता है। कैसे हाई लो होता है? जैसा हम लोग समझा, प्रॉफिट को लेके भी समझ सकते हैं, कैपिटल को लेके भी समझ सकते हैं। कैपिटल जो है इसमें हाई रिस्क पे होता है। शेयर में हो सकता है आपका शेयर का वैल्यू एकदम कम हो जाए। आपने 100 रुपीज़ का शेयर खरीदा, शेयर का वैल्यू 5 रुपीज़ का हो गया, तो उसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे आपका कैपिटल भी चला गया। ठीक है, और अगर कंपनी बंद हो गई तो अब कंपनी जब बंद हो जाएगी, प्रॉपर्टी से बिक जाएगा, सारे डिबेंचर होल्डर्स का पैसा दे दिया जाएगा, फिर जाके आपको पैसा मिलेगा। हो सकता है पैसा ना भी बचे। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन डिबेंचर होल्डर के संग बहुत कम बहुत लो रिस्क होता है। अब ये अलग बात है कि कंपनी के पास एसेट्स ही नहीं है, तब तो अलग बात है कि अब कंपनी आपको पैसा कहाँ से देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। डिबेंचर इशू करने के लिए कंपनी के पास अच्छे खासे एसेट्स होते हैं, तभी सेबी उसको ऑथराइज करती है डिबेंचर इशू करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 5 पॉइंट हमारे हो गए डिफरेंस बिटवीन शेयर और डिबेंचर के। हम लोग बैंक में पढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में बैंक को शॉर्ट टर्म ही माना गया है। तो बैंक पे फोकस जो हमारा है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगा। तो देखिए, बैंक में सबसे पहला जो हमारा फोकस आता है वो आएगा कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट होता क्या है? कैश क्रेडिट में होता क्या है, जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, जो उनका करेंट अकाउंट खुलता है बैंक में। ठीक है, बिजनेसमैन अपना बिजनेस चलाने के लिए बैंक में करंट अकाउंट खोलते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट में नंबर ऑफ टाइम आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर बैंक में किसी ने करंट अकाउंट खोला है तो वो अपना कुछ सिक्योरिटी रख के बैंक से कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवा सकता है। इसको सीसी अकाउंट भी कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक लिमिट आपको मिल जाती है। ठीक है, एक लिमिट मिल जाती है। जैसे अगर आपको बैंक ने 5 लाख का लिमिट दे दिया तो 5 लाख तक आप पैसा एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। आपके अकाउंट में जो पैसा है वो है, 5 लाख तक एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। तो इसमें ऑप्शन भी होता है कि आप 1 लाख ही निकालो, 2 लाख ही निकालो, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा नहीं। तो इसमें सबसे अच्छा क्या होता है कि जितने दिन के लिए आप पैसा निकालते हो उतने दिन के लिए आपको इंटरेस्ट देना होता है। मान लीजिए आपको 1 लाख का पैसा की ज़रूरत पड़ा, तो आपने केवल 10 दिन पैसा यूज़ किया तो 10 दिन का आपका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी हमारे बिजनेसमैन होते हैं उसको पसंद करते हैं इस अकाउंट को, कि चलो जितना दिन हम पैसा यूज़ करेंगे उतना दिन इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाकी दिन अगर हम पैसा बैंक के अकाउंट में पड़ा रहेगा तो हमको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा।
तो ज़्यादातर बिजनेसमैन जो होते हैं उनके पास कैश क्रेडिट का लिमिट होता है, ठीक है। और इसके लिए रेपुटेशन भी अच्छा होना चाहिए। अगर बैंक में आपका रेपुटेशन अच्छा है तभी आपको फैसिलिटी मिलती भी है, ठीक है। तो उसको सीसी लिमिट भी कहते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए माना जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं माना जाता। कोई कंपनी अगर बैंक को लगता है कि पैसे की प्रॉब्लम है या फिर आप सही से नहीं चला रहे हैं तो बैंक उसको बंद भी कर देती है। इंटरेस्ट आप नहीं पे कर पा रहे हैं सही टाइम पे तो बैंक बंद कर देती है। उसके बाद आता है ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट का कोई अमाउंट नहीं होता, मतलब ये होता है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब समझ लो 15 डेज के लिए होगा, 15 to 20 डेज के लिए। इसका कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता, यहाँ पे बैंक डिसाइड करती है कि आपको कितना ओवरड्राफ्ट देना है। अगर आपका अच्छा खासा एफडी बैंक में जमा है तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट दे देती है। यहाँ पे होता क्या है, जैसे आपने किसी को चेक काट के दे दिया और आपके अकाउंट में 10,000 रुपये कम है और आपका रेपुटेशन बैंक में अच्छा है कि आपने काफ़ी एफडी जमा की हुई है, तो बैंक उसके बिहाफ पे 10,000 रुपये पेमेंट आपका कर देगी। लेकिन फिर आपको समय देगी, 15 से 20 दिन में आप उसको जमा कर दीजिए। और 15 से 20 दिन का इंटरेस्ट भी लेगी। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन में जमा कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। 10 दिन में लगाएंगे 10 दिन का लगेगा, 2 दिन में जमा करेंगे 2 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट तो लगेगा। लेकिन ये आपका लोन फैसिलिटी नहीं है, एकदम शॉर्ट टर्म फैसिलिटी है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट का अगर आपको ज़रूरत है तो आपने किसी को ज़्यादा चेक का दे दिया तो आपका चेक बाउंस ना हो तो बैंक आपको दे देती है। तो ये सब भी अच्छे रेपुटेशन वालों को ही मिलता है, सबको नहीं मिलता है। उसके बाद हमारा आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या होता है, यहाँ पे जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके पास जो बिल आता है साइन होके कि ये पेमेंट हमको 10 दिन बाद या 3 महीने बाद मिलेगा, ऐसे जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो लोग बिल लेते हैं। मतलब बिल, सामने वाले को सामान भेजे तो उससे बिल साइन करा के ले लेते हैं कि इतना दिन बाद आपको पेमेंट किया जाएगा। मैक्सिमम ये 3 मंथ्स का होता है, 3 मंथ मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो अब वो बिल मेरे पास आ गया, हमको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो बिल हम बैंक में जमा करके उसके बिहाफ पे पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसकी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो बैंक को क्या फ़ायदा होता है, बैंक, अब जैसे आपने 1 लाख रुपीज़ का बिल दिया तो बैंक आपको इसमें केवल 95,000 देगी। लेकिन आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप 95,000 लेके खुश हैं, तो 5,000 रुपये जो अमाउंट होता है उसी को डिस्काउंटिंग कहते हैं। 5,000 रुपये आपको कम मिला। अब जब 3 महीना बीत जाएगा तो बैंक तो 3 महीना वेट कर रही है, आपको तो तुरंत पैसे मिल गए। तो 3 महीना जो बैंक जाएगी जब पैसा लेने, आपके बिल का पैसा लेने, तो उस कंडीशन पे बैंक को 1 लाख मिलेगा, तो 5,000 रुपीज़ बैंक को प्रॉफिट होता है। तो इसमें बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है, बैंक आपको डिस्काउंटिंग जो होता है, उसको हम डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं, वो पैसा बैंक आपसे लेती है। तो इसीलिए उसको हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं। तो ये भी बड़े फर्म्स ही करते हैं, छोटे फर्म्स के लिए नहीं होता। तो बड़े फर्म होते हैं वही इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ये आपका 3 हो गया शॉर्ट टर्म फाइनेंस, कैसे बैंक पैसा अरेंज करती है।